हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो कि 21 अगस्त 2025 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन हल कराने वाले हैं। मैथ के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 55% खर्च करता है, प्रति माह 6,408 रुपया बचाने में सक्षम है, उसका मासिक खर्च रुपये में क्या है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो अपनी मासिक आय का 55% खर्च करता है। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जो आय होती है अपने आप में 100% होती है, तो उसमें से वो 55% खर्च करता है, तो बचत करता होगा वो 45%। जो बचत है उसकी बचत बचत 100% में से हम जो उसकी आय है, कह रहा है कि व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 55% खर्च करते हैं, तो 55% खर्च कर देता है, इसको हम घटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारी बचत हो जाएगी। तो इसको घटाएंगे तो 45% बचेगा, तो 45% हमारी बचत निकल के आ जाएगी। कोई भी व्यक्ति होता है जो उसकी आय होती है अपने आप में 100% होती है, जिसमें से वो 55% खर्च कर देता है, तो उसकी जो बचत होती है वो 45% हो जाती है। तो 100% में से 55% घटा देंगे तो जो बचत आएगी वो 45% हो जाएगी। तो ये बचत प्रतिशत में, जबकि कह रहा है कि प्रति माह 6,408 रुपया बचाने में सक्षम है, और जबकि रुपया में जो बचाता है 6,408 रुपये बचाता है। तो ये जो परसेंट है यानी 45% ये भी बचत है, और जबकि बचत दे रखा है 6,408 ये भी बचत, तो दोनों बचत आपस में बराबर हो जाएंगी। तो कह रहा है कि उसका मासिक खर्च निकालना है। मासिक खर्च, उसका मासिक खर्च यानी मासिक आय का 55% खर्च करता है। 55% मासिक खर्च दे रखा है, तो 55% का मान ही निकालना है, तो मासिक खर्च निकल आएगा। मासिक खर्च मासिक खर्च मासिक खर्च निकालना यानी कि 55% का मान ही निकालना है। तो 55% मान कैसे निकालेंगे, तो 6,408, 45% मान 6,408, यहाँ से 1% निकालेंगे तो 45 बट्टे आ जाएगा, और 55% निकालना है तो 55 से गुणा हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आएगा मासिक खर्च, यानी कि 55% का मान, 55% खर्च हो रहा है तो यही उसका मासिक खर्च हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब 9 से क्या कटेगा, 9 7 63, बचा 1, 9 एकम 9, 9 दिन 18, 9 से कट जाएगा, तो 9 7 63, बचा 1, 1 इसके पास आएगा, 10 9 एकम 9, फिर बचा 1, 1 इसके पास, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 10 712 बचा, इधर बचा 11, 11 से इसको हम गुणा कर देंगे, तो 11 दूना 22 के 2, हासिल आए 2, 11 कम 11, 11 दो 13 के 3, हासिल आए 1, और 11 सतह 77, 77, 77 1 हो जाएगा 78। 7,832 रुपया उसकी जो मासिक खर्च होगी, 7,832 रुपया, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से उसके जो मासिक खर्च है यानी 55% है, उसका जो मान होगा 7,832 रुपये होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो पहले 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है, तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो n ही होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n ही होता है। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n ही होता है, तो प्रथम पहले 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा यही इसका यानी 20 ही हो जाएगा। तो पहले 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत है 20 ही होगा, और यही आपका आंसर होगा। तो पहले 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा वो 20 ही होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि
दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 60 डिग्री अधिक है। छोटा कोण क्या है? कह रहा है दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 60 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण पूछा जा रहा है। तो पहले जान लेते हैं संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 60 डिग्री अधिक है। कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से 60 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण कुछ होगा। मान लेते हैं, माना छोटा कोण x डिग्री है। मान लेते हैं छोटा कोण x है, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा? बड़ा जो कोण होगा, कह रहा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 60 डिग्री अधिक है। कह रहा बड़ा कोण छोटे कोण से 60 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण से 60 डिग्री अधिक हो जाएगा बड़ा कोण, तो छोटा x है, इससे 60 अधिक हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा कोण। तो छोटा कोण x है, बड़ा कोण x प्लस 60 है। तो दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 60 डिग्री अधिक है, छोटा कोण का मान बताना है। छोटा कोण यानी x का मान बताना है। तो दो संपूरक कोण यानी कि संपूरक कोण वे होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, वे परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। तो दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो पहला कोण ये, दूसरा कोण ये, इन दोनों को जोड़ देंगे और 180 के बराबर कर देंगे, तो संपूरक कोण हो जाएंगे। तो पहला कोण हमारा दे रखा है x, फिर दूसरा कोण दे रखा है x प्लस 60। इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है, तो ये कहलाएंगे संपूरक कोण। इसको हल कर लेते हैं। x x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा और प्लस 60 हो जाएगा बराबर 180। तो 2x निकालेंगे तो इधर 180 माइनस हो जाएगा 60। अब x यहाँ से निकाल लेते हैं, x बराबर तो 180 में 60 जाएगा, बचेगा 120 और यहाँ से 2 इसके बट्टे आ जाएगा, तो काट देंगे, 2 6 12 60 अंश। x मान आ जाएगा 60। तो कह रहा कि छोटा कोण है, छोटा कोण हमने x माना था, तो x का मान कितना आया? 60। तो छोटा कोण यही हो जाएगा 60 अंश। छोटा कोण x माना था, तो x का मान आया 60 और यही आपका आंसर हो जाएगा। लाइट चली गई जिसकी वजह से थोड़ा हल्का दिख रहा है। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि 9 प्लस 4√5 और 18 माइनस 8√5 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो मध्यानुपाती होता है √AB। मध्यानुपाती होता है √AB। तो √AB मध्यानुपाती होता है √AB। मध्यानुपाती बराबर होता है √AB, जहाँ पर A पहला वाला पद होगा और जो B होगा वो दूसरा वाला होता है। तो यहाँ पर A का मान √ लगा देंगे, A बराबर हो जाएगा 9 प्लस 4√5, जो B होगा B 18 माइनस 8√5, ये B का मान। इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो 9 को 18 से गुणा करेंगे, तो 18 का पहाड़ा ही 9 बार पढ़ लेते हैं। 18 से 18 में 162 हो जाएगा, 18 में 162। फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका गुणा इससे करेंगे तो 8 9 8 72 √5 हो जाएगा। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस 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 होता है, 18 चौक 72 √5 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 8 32 हो जाएगा,
4 उठे 32 और √5 और √5 का गुणा 5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 72√5 माइनस का है, 72√5 प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा 162, 162 ये हो जाएगा 162 माइनस, इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 16 हो जाएगा 160। तो 162 में 160 घटा देंगे, बचेगा 2, इसका बचेगा √2 और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा मध्यानुपाती। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सरलीकरण से है। कह रहा है कि 17 गुणे 3 एक ब्रैकेट में है, इधर बड़ा ब्रैकेट है, गुणे 7/7 गुणे और छोटे ब्रैकेट के अंदर 18 - 14/2, छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट। इसको सरलीकृत मान बताना है, इसको सरल करना है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। इधर छोटे ब्रैकेट के अंदर 17 गुणे 3, इसका गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 17 × 3 = 51, 51 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं गुणे, इसमें हम पीछे से हल कर लेते हैं। पीछे ये 7/7 गुणे, अब इसको हम अगर 18, 2 से 14 को भाग करेंगे, 2 × 7 = 14, 7 बार, यहाँ 7 कर लेंगे। इसको और हल करते हैं, 51 यही हो जाएगा गुणे, अब इसको तो 7 भाग का मतलब बट्टे होता है, गुणे 18 में 7 निकाल देंगे तो 18 में 7 चला जाएगा, बचेगा 18 में 7 तो 11 बचेगा, 11 बच जाएगा। और ये मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, इसको हल करते हैं तो 7 से 7 कट जाएगा। इधर 11 और 51 ये दोनों गुणे में है, तो इसको हम गुणा करेंगे तो 11 × 11, 11 × 11 की एक हाथ से लाए 1 और 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, 55 और 1 56 हो जाएगा, 56, 561। तो इसका जो आंसर होगा वो 561 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि दो संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाती है तो नया औसत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों में कि जब 6 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाती है तो नया औसत क्या है। तो कह रहा कि 5-6 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाती है, प्रत्येक संख्या में अगर 5 की वृद्धि करें तो नया औसत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि ना करके उसके औसत में ही वृद्धि कर देंगे तो नया औसत निकल आएगा। तो नया औसत कह रहा है कि नया औसत क्या है, तो नया औसत कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 18 है, 6 संख्याओं का औसत दे रखा 18 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाती है तो नया औसत क्या है। प्रत्येक संख्या में 5 जब जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत के लिए क्या करेंगे, क्या जो पहले औसत दे रखा है उसी में हम 5 जोड़ देंगे, सभी संख्याओं में 5 ना जोड़ करके उसी औसत में ही 5 जोड़ देंगे तो नया औसत निकल आएगा। तो 18 × 5 = 30 इसका नया औसत होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन में प्रत्येक में वो काम ना करके उसके औसत में ही वो काम कर देंगे तो नया औसत निकल आएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से है। कह रहा कि ए और बी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले इसे 7 दिनों में कर सकता है तो बी अकेले इसे कितने दिन में कर सकता है। यहाँ लगा देंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, ए अकेले इसे 7 दिन में कर सकता है तो बी अकेले इसे कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ लगा देंगे ए बी बट्टे ए माइनस बी डे में कर देंगे, ए बी बट्टे ए माइनस बी डे में कर देंगे।
पहले 2 व्यक्ति मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं, फिर ए अकेला 7 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ लगा देंगे ए बी बट्टे ए माइनस बी। तो जहाँ ए और बी 2 व्यक्तियों का अलग अलग कार्य है, कह कि ए और बी एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेले इसे 7 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा? ए और बी एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले इसे 7 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले इसे कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ हम 6 को 7 से गुणा कर देंगे, बटे यहाँ पर जो ए बी का दे रखा 6 और ए का दे रखा 7। यहाँ ऊपर दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ पे दोनों का अंतर कर देंगे, 7 माइनस 6। तो बस 7 छंग 42 हो जाएगा, बट्टे 1 हो जाएगा। ए और बी दोनों का दिन दे रखा 6 दिनों में करते हैं। ए अकेला 7 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पे दोनों का दिन यानी कि ए और बी का दिन 6 दे रखा है, ए का दिन 7 दे रखा है, दोनों को गुणा कर देंगे, यहाँ नीचे दोनों का अंतर कर देंगे और 7 छंग 42, 7 छः 1, तो दोनों का जो होगा वो 42 दिन में कर देंगे, 42 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।